हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और एनबी न्यूज इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। उत्तर प्रदेश के गोंडा से पुजारी पर हुए गोलीकांड के मामले का अब खुलासा हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, राम जानकी मंदिर का पुजारी और महंत ही हमलावर निकले हैं। पुजारी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पुजारी ने साजिश के तहत खुद पर गोलियां चलवाई थी। सभी 7 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी उत्तर प्रदेश के गोंडा से एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। पुजारी हत्याकांड, पुजारी गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा किया है और अहम खुलासा करते हुए ये बात सामने आई है कि राम जानकी मंदिर का पुजारी और महंत ही हमलावर निकला। इस वक्त की बड़ी खबर गोंडा से, पुजारी ने साजिश के तहत खुद पर गोली चलवाई थी। 11 अक्टूबर को जो यहाँ पे एक साधु को गोली लगने की मामला थी, उसका सफल अनावरण किया गया है और इसमें मुख्य साजिशकर्ता सीताराम दास और उस गांव का प्रधान विनय सिंह के साथ साथ कुल 7 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही साथ इसमें एक अभियुक्त जो सम्राट दास है वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसे गोली लगी थी, और एक अभियुक्त सूरज फरार है। इसमें इन्होंने गलत नामजदगी कराई थी दूसरे को फंसाने के लिए। ज़मीनी विवाद और प्रधानी का चुनाव जो था, इसके उद्देश्य से फंसाने के लिए गलत नामजदगी की गई थी। इसमें असलहा जो प्रधान के दोनों बेटे हैं नीरज और सूरज, उन्होंने सप्लाई किया था। गोली पुजारी को मुन्ना ने मारी थी और उसके साथ सोनू भी असलहे के साथ वहाँ गया था और इस तरह एक पूरी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका पुलिस ने पर्दाफाश किया। और जैसा मैंने बताया 7 लोग गिरफ्तार हैं। एक पे हमारी निगरानी है क्योंकि वो हॉस्पिटल में अभी एडमिट है, जो चोटिल है, और एक फरार है, जल्दी हम उसको गिरफ्तार करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गोंडा से हमारे संवाददाता मोहम्मद फहद इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मोहम्मद फहद, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। पुजारी पर हुए गोलीकांड का बड़ा खुलासा किया गया है। जी पल्लवी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि बीते 11 अक्टूबर की रात 1:30 बजे इटियाटोप थाना क्षेत्र के अंतर्गत तिर्रे मनोरमा एक स्थान पड़ता है जहां राम जानकी मंदिर है। वहां के पुजारी पर गोलियों से हमला हुआ था, जिसके विरुद्ध गांव के ही पूर्व प्रधान सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था और वही पुलिस अधीक्षक के द्वारा जांच टीम गठित कर दी गई थी। जिसके एक हफ्ते के बाद आज पुलिस अधीक्षक गोंडा के द्वारा खुलासा किया गया है, जिसमें बताया गया है कि वहां के जो महंत हैं सीतारमण दास सहित अन्य 7 लोगों ही पूरी घटना में शामिल थे, जिनके पास से असलहे व गोलियां भी, कारतूस भी बरामद कर लिए गए हैं। जी, इस पूरे घटनाक्रम में शामिल होने के पीछे वजह क्या कुछ निकल कर आ रही है? गोली आखिर क्यों चलाई गई थी? मंशा क्या थी इन 7 आरोपियों की? तो वहां के एक मंदिर के जो लगभग 150 बीघे जमीन का पूरा मामला है, उसको लेकर कई बार विवाद हो चुका था और उसी विवाद के चलते वहां का एक, कह लीजिए कि दबंग प्रवृत्ति का एक व्यक्ति था, जिससे कई बार उस जमीन को लेकर जो है आपस में कहा सुनी तक हुई। इसमें पूर्व में मुकदमा भी पंजीकृत हुआ था उस व्यक्ति के विरुद्ध। उसके बाद से ही जो है अंदरूनी रंजिश चल रही थी, जिसको लेकर मंदिर के पुजारी व महंत व उनके अन्य सहयोगी, पूर्व प्रधान सहित अन्य सहयोगी ने ऐसी जो है साजिश रची। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद फहद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब खबरों का रुख करते हैं। चंडीगढ़ में एक बार फिर से खालिस्तान के पोस्टर लगाए गए। खालिस्तान समर्थक पोस्टर लोकल बस स्टॉप के ऊपर लगाया गया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एसएचओ रामरतन ने मौके पर पहुंचते ही पोस्टर को फाड़ दिया। बता दें कि शहर में एक महीने में खालिस्तान समर्थक पोस्टर मिलने का ये तीसरा मामला है। पोस्टर किसने लगाया, कब लगाया, फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो अहम जानकारी चंडीगढ़ से एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। यहां एक बार फिर से खालिस्तान के पोस्टर लगाए गए। खालिस्तान समर्थक पोस्टर लोकल बस स्टॉप के ऊपर लगाया गया था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एसएचओ रामरतन ने मौके पर पहुंचते ही पोस्टर को फाड़ दिया। इसमें बड़ी बात ये सामने निकल कर आ रही है कि एक महीने में ये तीसरी वारदात है। चंडीगढ़ में एक महीने के अंदर तीसरी बार इस तरह से खालिस्तान समर्थक पोस्टर लगाए गए हैं।
और इस मसले पर तमाम चर्चा के साथ एएनबी न्यूज के संपादक जगतार सिंह भुल्लर जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सर, एक महीने में तीसरी वारदात, चंडीगढ़ में एक महीने में तीसरी बार खालिस्तान समर्थक के पोस्टर लगाए गए हैं। इस मामले की पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। जगतार जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से उनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो चंडीगढ़ में एक बार फिर से खालिस्तान के पोस्टर लगाए गए, खालिस्तान समर्थक पोस्टर लोकल बस स्टॉप के ऊपर लगाए गए थे, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इन पोस्टर को फाड़ दिया। सर, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जगतार जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तमाम चर्चा के साथ एक बार फिर से हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी खबर और अहम खबर एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। चंडीगढ़ में एक बार फिर से खालिस्तान के पोस्टर लगाए गए हैं। खास बात यह है कि एक महीने में ये तीसरी वारदात है। एक महीने के अंदर 3 बार इस तरह के पोस्टर अलग अलग जगहों पर पाए गए। हालांकि पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचकर इन पोस्टर को फाड़ देती है, मामला दर्ज कर लिया जाता है और जिन आरोपियों ने ये पोस्टर चिपकाए हैं उनकी तलाश शुरू कर दी जाती है। लेकिन सवाल यही है कि इस तरह से बार बार इस तरह की वारदात होना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है, क्योंकि चंडीगढ़ में पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी काफी कड़ी रहती है। ऐसे में इस तरह से पोस्टर कौन लगा जाता है, कब लगा जाता है, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। और सीसीटीवी फुटेज जिस तरह से चप्पे चप्पे पर चंडीगढ़ में मौजूद है, उन फुटेज में भी किसी तरह की कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती। तो ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। इस बार जो ये पोस्टर मिले हैं, ये सेक्टर 16 के लोकल बस स्टॉप पर ये पोस्टर चिपकाए गए हैं। हालांकि पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। एसएचओ राम रतन वहां पर पहुंचे और इन पोस्टर को फाड़ा गया। तो चंडीगढ़ में एक बार फिर से खालिस्तान के पोस्टर लगाए गए। खालिस्तान समर्थक पोस्टर लोकल बस स्टॉप के ऊपर लगाए गए थे, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। एएनबी न्यूज के संपादक जगतार सिंह भुल्लर जी एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इस खबर पर तमाम चर्चा के साथ, और तमाम ज्यादा जानकारी वे हम तक पहुंचाएंगे। सर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पल्लवी। सर, मैं आपसे जानकारी चाहूंगी। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 में आज एक बार फिर से खालिस्तान के पोस्टर लगे हुए मिले हैं। सर, एक महीने के अंदर ये तीसरी वारदात है। बिल्कुल पल्लवी, देखिए ये पंजाब का कभी भी खालिस्तान का मुद्दा नहीं रहा, लेकिन जरूर ये शरारती तत्व पंजाब के माहौल को और खास करके जो सिख कौम है उनको बदनाम करने में लगे हुए हैं। और ये तीसरी घटना, इसमें कोई शक नहीं है। पोस्टर लगे, लेकिन पोस्टर लगाने वाला कौन है, उनकी क्या इरादे हैं, क्या मंसूबे, ये सभी को पता है। लेकिन क्योंकि खास करके इन दिनों में पंजाब में देश की नरेंद्र मोदी के सरकार खिलाफ जो 3 कृषि बिल पास किए गए, वो जो आंदोलन है किसानों का, वो काफी कामयाब होता दिखाई दे रहा है। तो शायद ऐसे लोग हो सकते हैं जो पंजाब के उस आंदोलन को कह सकते हैं कि गुमराह करने के जतन किए जा रहे हैं। और सिर्फ पोस्टर लगे हुए हैं। और पंजाब में तो संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले के तस्वीरें आम बिक रही है, टी शर्ट उनकी आम बिक रही है। तो ये जो खालिस्तान वाला मुद्दा है, ये अब कोई मुद्दा नहीं है, पर जरूर कुछ जो खालिस्तान का नाम लेकर पंजाब को बदनाम करने में लगे हुए, चाहे उसमें विदेशों में बैठे कुछ ऐसी देश विरोधी जो ताकतें हैं उनकी साजिश हो सकती है। लेकिन पंजाब के लोगों की ये कोई मांग नहीं है, पर इसमें जरूर कह सकते हैं कि पंजाब के माहौल को खराब करने के जतन हो रहे हैं। इक्का दुक्का अगर पोस्टर लग रहा है वो जरूर है, पर चौक से रहने की बात है। लेकिन पुलिस ने वो एक पोस्टर फाड़ दिया था मौके पे पहुंचकर। लेकिन ये है कि जो लोग हैं वो लगातार ऐसी शरारतें करते रहते हैं जिससे पंजाब का जो माहौल है वो खराब हो सके। और पंजाब में कभी खालिस्तान के एजेंडे फहराना, लहराना और उसके बाद पोस्टर दीवारों पे चिपकाना, ये पंजाब में लगता है कि जरूर इसमें एक शरारती तत्व है। और ये आम एक कह सकते हैं कि कल्चर बनता जा रहा है। और जो पंजाब सरकार, चाहे पंजाब पुलिस है चाहे चंडीगढ़ पुलिस ने मौके पे जाके जो पोस्टर फाड़ दिए, तो निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि फिलहाल तो कौन लोग है वो जांच का विषय,
कि कौन लोग हैं। लगातार 1 महीने में तीसरी दफा जो पोस्टर लगाने वाले लोग हैं उनको अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया। तो जो कुछ शरारती लोग हो सकते हैं जो रात दिन या ऐसे कुछ मौका मिलते पोस्टर लगा देते हुए उसके बाद इशू बनाने का जतन किया जा रहा है, लेकिन पंजाब का ये खालिस्तान वाला कोई मुद्दा नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो चंडीगढ़ में एक बार फिर से खालिस्तान के पोस्टर लगाए गए, हालांकि समय रहते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टर को फाड़ दिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम के दबाव में हैं, इसलिए वे उनके साथ 12 रैलियां साथ में करेंगे। यह बात लोजपा अध्यक्ष ने एक निजी चैनल से बातचीत में कही है। बकौल पासवान, अगर नीतीश कुमार सीएम बनते हैं मैं एनडीए ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं विपक्ष में बैठना पसंद करूंगा। हालांकि चिराग ने यह भी कहा है कि उन्हें यकीन है कि बिहार में अगली सरकार बीजेपी के साथ उनकी पार्टी की होगी। उस सरकार में जेडीयू और नीतीश कुमार नहीं होंगे जो 15 साल से बिहार में राज कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुझे यकीन है कि 10 नवंबर के बाद बिहार में बीजेपी एलजेपी की सरकार बनेगी। तो बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने अब नया बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम के दबाव में है, इसलिए वे उनके साथ 12 रैलियां साथ में करेंगे। आपको हम जानकारी दे दें कि लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान की तरफ से लगातार बिहार में सरकार बनाए जाने की बात कही जाती रही है। वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि बिहार में एलजेपी और बीजेपी मिलकर सरकार बनाएगी। वहीं बात बीजेपी की करे तो बीजेपी तमाम इन दावों से और इन बयानों से हमेशा से किनारा करती रही है। ब्यूरो चीफ मिथिलेश मिश्रा जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। इस खबर पर तमाम चर्चा के साथ, तमाम जानकारी के साथ मिथिलेश मिश्रा जी, बिहार में इस समय बयानबाजी का सिलसिला तो जारी है, लेकिन ये नई कहानी समझ में नहीं आ रही है। देखिए, ट्रायंगल यहां पर बनता जा रहा है, जहां लोजपा अध्यक्ष लगातार ये बात कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी और हम बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, वहीं बीजेपी उनके इन बयानों से किनारा कर रही है। किस तरह की रणनीति इसे माना जाए? देखिए, यहाँ पर सीधे तौर पे कह सकते हैं कि एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से दरकिनार कर दिया गया लोकसभा को, वहीं अब सीधे अब ये कह सकते हैं कि बीजेपी और जदयू दोनों लोगों की जो साठगांठ है उससे दरकिनार करते हुए भी एलजेपी का, और अभी तंज कसते हुए सारे लोग अब चलते चले जाए। जिस तरीके से लोग कह रहा है कि बीजेपी और सीधे कह रहे हैं लोग मिथिलेश मिश्रा जी से हमारा संपर्क टूट गया है, हम फिर से उनसे जुड़ेंगे। तो बिहार मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले एलजेपी चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम के दबाव में है, इसलिए वे उनके साथ 12 रैलियां साथ में करेंगे। आपको हम जानकारी दे दें कि एक दिन पहले ही लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा था कि मेरा सीना फाड़ कर देख लीजिए, मेरे दिल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बसते हैं। उन्होंने खुद को हनुमान कहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री राम। तो इस तरह की बातें लगातार लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान की तरफ से की जाती रही हैं। बात राजनीतिक विश्लेषकों की करें तो उनका ये कहना है कि इसके पीछे एक अच्छी खासी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। पर्दे के पीछे लोजपा को बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है। हालांकि बात बीजेपी की कर लें तो वो लगातार इन तमाम आरोपों से किनारा करती रही है और कहा जाता रहा है कि हमारी कोई बी टीम नहीं है। बिहार में एनडीए का मतलब ही जेडीयू और बीजेपी है, हम मिलकर काम कर रहे हैं और हम मिलकर सरकार बनाएंगे। वहीं लोजपा अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि सरकार लोजपा की बनेगी और बीजेपी के साथ मिलकर बनेगी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की,
खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के बलिया में कोटे की दुकान के आवंटन को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बुलाई गई खुली बैठक में एक शख्स की गोली मारकर हत्या मामले में बवाल मचा हुआ है। इसी बीच शनिवार को बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह फरार मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह के परिजनों से मिलने जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उनकी पीड़ा को देखकर वे फफक फफक कर रो पड़े। इस दौरान बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि इंसाफ की लड़ाई में हम बिल्कुल अकेले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के अधिकारी हम लोगों की बात का भरोसा नहीं कर रहे हैं। वहीं सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सचिव, डीआईजी, कमिश्नर मुझ पर आरोपी धीरेन्द्र सिंह को सरेंडर कराने के लिए दबाव बना रहे हैं। विधायक ने कहा कि सरकार भरोसा नहीं कर रही है क्योंकि उच्च अधिकारी सरकार को गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इससे पहले बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा था कि आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह उनका सहयोगी रहा है। उन्होंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता, धीरेन्द्र सिंह बीजेपी का सहयोगी रहा है। हालांकि उन्होंने गोलीकांड को जरूर दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उत्तर प्रदेश के बैरिया से बीजेपी के जो ये विधायक हैं सुरेंद्र सिंह, वो लगातार जो मुख्य आरोपी है उसके समर्थन में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। अब सुरेंद्र सिंह ने ये कहा है कि इंसाफ की इस लड़ाई में हम अकेले हैं। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पुनीत, बलिया कांड को लेकर अभी क्या कुछ अपडेट इस समय मिल रही है? जो आरोपी है क्या उसकी गिरफ्तारी अभी संभव नजर आ रही है या अभी भी पुलिस की जो टीमें हैं वो सिर्फ तलाशी में जुटी हुई है? देखिए, अभी तक जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। इस बात की पुष्टि अभी तक डीआईजी आजमगढ़ ने भी नहीं करी है। हालांकि बीच में ये खबर आ रही थी कि आरोपी ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन ये सिर्फ एक कोरी अफवाह है। अभी तक जो मुख्य आरोपी है उसका पता नहीं है। 10 से ज्यादा टीमें बनाई गई हैं जो लगातार छापेमारी कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से जो विधायक सुरेंद्र सिंह हैं बलिया के, वो आरोपी के पक्ष में खड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि जो आरोपी है उसके अगर वो फायरिंग ना करता आत्मरक्षा में तो उसके जो घर की महिलाएं हैं उनको चोट आ जाती। जबकि सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना का फुल वीडियो वायरल हो रहा है। जो भी आरोपी के पक्ष की महिलाएं हैं उनमें से एक को भी चोट नहीं आई है। इसलिए सीधे तौर पर कहीं ना कहीं विधायक खुल करके आरोपी का पक्ष ले रहे हैं। वो ये तक कहते नजर आते हैं कि वो बीजेपी कार्यकर्ता है, उसने सांसद के चुनाव में मदद करी, उसने विधायकी के चुनाव में मदद करी। सीधे तौर पर अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं सुरेंद्र सिंह और एक आरोपी का पक्ष लेकर के थाने में जा रहे हैं, एसपी से मिल रहे हैं और जिले के बड़े अधिकारियों से मिल रहे हैं। जी बिल्कुल। और इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि आरोपी पक्ष से मिलने के लिए वो अस्पताल भी पहुंचे थे आज, और वहां पर काफी रोना धोना भी मचाया गया है आरोपी पक्ष की महिलाओं की तरफ से।
देखिए, विधायक कुछ कहते हैं और सोशल मीडिया पर उस दिन की घटना का वायरल हो रहा पूरा वीडियो कुछ और कहता है। कोटे को लेकर के जो पंचायत हो रही थी, विधायक का आरोप है कि आरोपी ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है वीडियो में, क्योंकि जो आरोपी पक्ष की महिलाएं हैं वो वहां से धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाती हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं विधायक का संरक्षण उस अपराधी को पूर्ण रूप से प्राप्त था। अगर हमारे सूत्रों की माने तो सीधे तौर पर उसका दबदबा था, थानों पर उसकी पैरवी होती थी, वो किसी भी मामले में फोन करता था, इंस्पेक्टर वगैरह को हड़का कर रखता था। और जिस तरीके से वीडियो में हमने देखा कि 4 पुलिस वालों ने उसको पकड़ा और कुछ देर बाद ये सूचना आती है कि वो पकड़ में नहीं आया, वो फरार हो गया। कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका संदिग्ध है और कार्यवाही के नाम पर केवल कुछ पुलिस कर्मियों का निलंबन किया गया है। जी ठीक है। और जो कह रहे हैं विधायक सुरेंद्र सिंह की सरकार हमारी सुन नहीं रही है, सरकार को जो अधिकारी है वो गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो लगातार यही बात कह रहे हैं कि इंसाफ की लड़ाई में हम अकेले हैं, वो कुछ और ही बिल्कुल उल्टा ही कह रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है पुनीत, क्या वाकई में वो फरार है या उसे फरार करवाया गया है? देखिए, जिस तरीके का राजनीतिक दबदबा उसका उस बलिया इलाके में, बलिया जिले में दिख रहा है, और जिस तरीके का वीडियो में एक सीधे तौर पर अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि 4 पुलिसकर्मी उसको दौड़ा करके पकड़ते हैं, लेकिन कुछ देर बाद भीड़ हो जाती है और उसके बाद पता चलता है कि वो वहां से फरार हो गया। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं बलिया पुलिस की कार्यवाही पर, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर यूपी की वो हाईटेक पुलिस जो अपराधियों को दूसरे राज्यों से पकड़ करके ले आती है, वो बलिया के एक छोटे से अपराधी को क्यों नहीं पकड़ पा रही है। और जिस तरीके से विधायक खुल करके सीधे तौर पर समर्थन कर रहे हैं और योगी सरकार और प्रशासन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, अब सीधे तौर पर अगर हम कहें तो वो एक विपक्ष की भूमिका में है इस मामले में, और कहीं ना कहीं विपक्ष भी कानून व्यवस्था को लेकर के अब योगी सरकार पर सवाल दाग रहा है। जी बिल्कुल, और यही मैं सवाल आपसे करना चाहूंगी कि विपक्ष को इन सब का कितना ज्यादा फायदा होने वाला है। ये कोई पहला मामला नहीं है बलिया का, एक के बाद एक किस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इस समय पूरे देश में उत्तर प्रदेश जो है फेमस होता जा रहा है। विपक्ष को कितना फायदा होगा इन तमाम घटनाओं का? देखिए पल्लवी, सीधे तौर पर समझने वाली बात होगी कि आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, वो आरोप लगाते हैं कि सीधे तौर पर ठाकुरों के पक्ष में कार्यवाही करती है योगी सरकार, और जिस तरीके से जो बलिया का अपराधी है वो भी सिंह बिरादरी का है और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूर्वांचल का ब्राह्मण और ठाकुरवाद बहुत पुराना रहा है और कहीं ना कहीं अगर 80 के दशक से देखें तो काफी गोलीबारी भी आपस में हुई है, लेकिन राजनीति के समय, चुनाव के समय ये एक मुख्य मुद्दा बनता है, यानी कि एक पक्ष होता है ब्राह्मण और दूसरा पक्ष होता है ठाकुर, और ये पूर्वांचल का इतिहास रहा है। ऐसे में 7 सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें से एक उपचुनाव देवरिया सीट पर भी है। इसके बाद 13 से 14 महीने के बाद में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने, जो जातिगत रणनीति बनाई जा रही है विपक्ष के द्वारा। हाथरस मामले में देखिए, दलित के समर्थन में तमाम दलित संगठन और विपक्ष के जो नेता हैं इसको मुद्दा बनाते हैं। ब्राह्मण की हत्याओं को लेकर के समाजवादी पार्टी आवाज उठाती है, आम आदमी पार्टी आवाज उठाती है। ऐसे में जातिगत राजनीति के लिए जाने वाले यूपी में इस बार का भी चुनाव जो है वो जातिगत रंग जरूर लाएगा, और ऐसे में अगर सरकार कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाएगी तो सीधा सा नुकसान बीजेपी को होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं राजस्थान में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने 2.5 साल बाद फिर अड्डा गांव में बुलाई महापंचायत में दोपहर तक करीब 1000 लोग सभा स्थल पर पहुंचे। इसमें 80 गांव के लोगों को बुलाया गया था। कर्नल बैसला भी दोपहर बाद सभा स्थल पर पहुंचे। महापंचायत से जुड़े लोगों ने दावा किया था कि करीब 20,000 लोग इसमें शामिल होंगे, लेकिन ताजा जानकारी के अनुसार 5,000 से भी कम लोग इसमें जुटे। इधर सरकार ने जिला कलेक्टर नथपल डिडेल के जरिए संयोजक कर्नल किरोड़ी बैसला को वार्ता का प्रस्ताव भेजा। इसकी पुष्टि जिला कलेक्टर नथपल डिडेल ने की, मगर कर्नल बैसला ने शुक्रवार देर रात तक तो कोई जवाब नहीं दिया था। वहीं प्रशासन ने बयाना, बैर, भुसावर, रूपवाल समेत कई जगह शुक्रवार रात 12 बजे से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी। 2350 जवान तैनात किए गए हैं। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने 2.5 साल बाद एक बार फिर अड्डा गांव में महापंचायत बुलाई, जिसमें दोपहर तक तो करीब 1000 लोग ही सभा स्थल पर पहुंचे थे। इसमें 80 गांव के लोगों को इस पंचायत में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। आज गुर्जर महापंचायत का आह्वान किया गया था, क्या कुछ जानकारी है इस महापंचायत को लेकर? देखिए पूजा, मैं पहले बता दूं, जिस प्रकार से गुर्जर महापंचायत का जो लेकर बुलाई गई थी बैठक, उसमें मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और सभापति से लेकर एक कदावर नेता भी शामिल हुए थे। सबसे बड़ी बात यह है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने
गुर्जर समाज से, भौरे क्षेत्र से ये मांग की है कि वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाए जिससे कि क्षति हो या फिर आंदोलन की जो तंत्र है वो आंदोलन नहीं करे, क्योंकि युवा खेल मंत्री जो है अशोक चांदना, उनकी मध्यस्थता में ये काम होगा और उन्होंने अनुशंसा पत्र उनको दे दिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल्द ही उस पर सुनवाई करने की बात कह रहे हैं। पल्लवी, बिल्कुल संदीप, कितने लोग आज इस महापंचायत में जुटे थे, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? जिस तरह से जो नेताओं की तरफ से दावा किया गया था कि लगभग 20,000 इसमें जुटेंगे, लेकिन वैसी कोई जानकारी मिली नहीं है कि 20,000 के आसपास लोग जुटे हों इस महापंचायत में। बिल्कुल पल्लवी, आप सही कह रहे हो कि जिस प्रकार से 20,000 से ज्यादा की बात की गई थी, दावे किए गए थे, हालांकि कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए भी ऐसे इतने आदमी नहीं जुटे, लेकिन जो मेन मुख्य नेता थे गुर्जर समाज के वो भी मौजूद थे। की बात कर ले, सरदयाल की बात कर ले या फिर अन्य किसी नेता की बात कर ले, और जो गुर्जर समाज के लोग थे उन्होंने भी बढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन जो दावे थे 20,000 के लगभग की बात की जाती थी पहले, वो फेल होती नजर आई है। ठीक है, आखिरी सवाल है संदीप, जिस तरह से आपने भी जानकारी दी है कि अब वार्ता के लिए जो है आह्वान किया गया है, वार्ता के लिए बुलाया गया है, तो क्या कुछ जानकारी मिल रही है कब तक जो है इसमें जो चांदना है वो काम करना शुरू कर देंगे? वार्ता किस तरीके से होगी, कहाँ होगी, कैसे प्रस्तावित है, तमाम जानकारी वार्ता को लेकर? देखिए पल्लवी, अशोक चांदना जो युवा खेल मंत्री है और जो सारे सिस्टम को देख रहे हैं, गुर्जर आरक्षण को जो भी सिस्टम चले हुए हैं, जो भी एक यूं कहें कि जो भी गतिविधियां हो रही हैं उसको पूरे प्रदेश में मॉनिटरिंग वही कर रहे हैं। उनके अनुसार जो मीडिया में जो बात आई है, उन्होंने 3 से 4 दिन का वक्त मांगा है, जिससे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से साफ दो टूक में बात करेंगे और जो भी उनकी मांगे हैं गुर्जर समाज की उनके सामने रखेंगे। और वहीं पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आश्वासन दिया है कि वो मंत्री चांदना से बात करके ही बाद में कुछ कदम उठाएंगे, और रही बात आरक्षण के मुद्दे की, तो जल्द ही उनके आरक्षण के मुद्दे को भी समाप्त कर दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 लगाने की वकालत की है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि मोदी सरकार के 5 अगस्त 2019 के असंवैधानिक फैसले को रद्द किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि सूबे की पूर्व सीएम महबूबा की रिहाई के साथ ही अनुच्छेद 370 का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। चिदंबरम ने अनुच्छेद 370 हटाने को गलत करार देते हुए ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर की मुख्यधारा की क्षेत्रीय पार्टियों का जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के अधिकारों को बहाल करने के लिए संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए एक साथ आना ऐसा घटनाक्रम है जिसका सभी लोगों द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए। चिदंबरम ने यह भी कहा कि कांग्रेस एक बार फिर से धारा 370 बहाल करने को लेकर दृढ़ है। तो कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने यह कहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से दृढ़ है कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से धारा 370 की बहाली होनी चाहिए। देश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 लगाने की वकालत की है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि मोदी सरकार के 5 अगस्त 2019 के असंवैधानिक फैसले को रद्द किया ही जाना चाहिए। खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रविंद्र, जैसे ही महबूबा मुफ्ती की रिहाई हुई, एक बार फिर से धारा 370 का मुद्दा जो है सुर्खियां बटोर रहा है। देखिए, एक के बाद एक इस पूरे मसले को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने भी कहा है कि कांग्रेस दृढ़ संकल्पित है, धारा 370 की बहाली होनी ही चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए 370 को लेकर कहीं ना कहीं अब पार्टियां जो है राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर चुकी हैं। उसमें कांग्रेस ने भी अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी है। पी चिदंबरम जो पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा है कि 370 जो है फिर से बहाल होनी चाहिए। उसकी वकालत जो है उन्होंने की है और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कांग्रेस की जो करनी और कथनी थी उसमें कहीं ना कहीं अंतर जो है वो साफ नजर आ रहा है। धारा 370 को लेकर हमेशा से ही कांग्रेस जो है वो ये कहती रही है कि केंद्र सरकार जो है इसको हटाएगी, लेकिन कभी भी कांग्रेस सरकार के अंदर किसी ने ये हिम्मत नहीं दिखाई कि धारा 370 को हटाया जा सके। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार जो है वो केंद्र में बैठी है और फुल मेजॉरिटी के साथ आई है, पूर्ण बहुमत के साथ वहां पहुंची है, तो सबसे पहले काम यही किया गया कि धारा 370 को हटाया जाए, जिसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और जो कश्मीर केंद्रीय पार्टियां हैं वो भ्रम फैलाती रही है कि धारा 370 को हटाया गया तो भारत के साथ इसके रिश्ते जो है वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। धारा 370 टूटने के बाद उल्टा जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग इस चीज से महरूम थे, जिनको जम्मू कश्मीर के हक जो है वो नहीं मिल पा रहे थे, 1.5 लाख परिवार जो थे रेफ्यूजी थे, वाल्मीकि समाज से लोग थे और खास करके गोरखा समाज जिनको बुलाया गया था यहाँ पर, वो महरूम थे, उनको उनका हक जो है वो मिला है। तो कहीं ना कहीं अब राजनीतिक रोटियां जिस तरह से गुपकार डिक्लेरेशन जो हुआ है, अभी मीटिंग हुई है जिसमें पीडीपी, एनसी और कश्मीर केंद्रित पार्टियां जो है वो शामिल हुई हैं और उसमें यही फैसला लिया गया था। लेकिन कश्मीर प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं वो उन्होंने बीमार होने के चलते वो उस मीटिंग में शामिल नहीं हुए, लेकिन अपना संदेश उन्होंने भिजवा दिया था। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस भी इसमें कूदती नजर आ रही है, क्योंकि मुद्दा इनके पास अब कुछ नहीं है सिवाय 370 के। अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो है फिर से लगातार इसको लेकर लोगों में भ्रम जो है फैलाया जा रहा है। जी बिल्कुल रविंद्र, और सबसे बड़ी बात यह है कि पी चिदंबरम लद्दाख को भी इसमें घसीट कर ला रहे हैं। अब बात यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि लद्दाख वासी आखिर क्या चाहते हैं, क्योंकि जहां तक जानकारी है लद्दाख वासियों की हमेशा से ये मांग रही थी कि उन्हें यूटी बना दिया जाए। चूंकि अब वो यूटी घोषित हो चुकी है तो लद्दाख वासी काफी खुश है इस फैसले से। जी देखिए, शुरू से जब से जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख भी शामिल था, 3 खित्ते कहा जाता था जम्मू कश्मीर में, एक जम्मू, दूसरा कश्मीर और तीसरा लद्दाख खित्ता कहा जाता था। लेकिन लद्दाख के लोग हमेशा से यूटी की मांग करते रहे हैं और अब उनको बीच में घसीटा जा रहा है। लोग भी जानते हैं कि इस पर जो है सियासत की जा रही है। अब लोग जो हैं इनको इसका जवाब देंगे। जिस तरह से डिक्लेरेशन की बात की जा रही है, हस्ताक्षर अभियान जो है वो शुरू किया जाएगा, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो है लोग ही इसका जवाब देंगे। और जम्मू की, अगर जम्मू संभाग और लद्दाख संभाग की बात करें,
तो यहाँ पर बहुत से अन्याय जो है जम्मू और लद्दाख के साथ होते रहे हैं। हमेशा से ही भेदभाव की नीति जो है वो यहाँ के लोगों के साथ होती रही है, और इसको लेकर लोग जो हैं अब कश्मीर घाटी के अंदर भी अगर बात करें, कश्मीर घाटी के लोग भी अब समझ चुके हैं इस चीज को लेकर कि कश्मीर केंद्रित पार्टियां हमेशा से उनको बेवकूफ बनाती रही हैं, और खास करके जब से एनसी रही है, काफी समय तक एनसी ने राज किया है, उसके बाद पीडीपी कांग्रेस के साथ आई और बीजेपी के साथ पीडीपी ने भी साथ दिया था सरकार चलाने में। तो कहीं ना कहीं लोग समझते हैं इस चीज को लेकर, और कश्मीर घाटी में जिस तरह से बीजेपी का वर्चस्व जो है बढ़ रहा है, तो उसको देखते हुए अब ये लोग चाहते हैं कि धारा 370 के मुद्दे को फिर से जीवित किया जाए और उस पर राजनीतिक रोटियां जो है सेकी जा सके। जी, एक बार फिर से सियासी गतिविधियां शुरू हो रही हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से भावनाओं को भड़काने वाले बयान देना, क्या ये सही है? और जम्मू कश्मीर के वासी क्या चाहते हैं? क्या वाकई में वो 370 की बहाली चाहते हैं? क्योंकि ऐसे जरूरत महसूस नहीं हो रही है। धारा 370 को हटाने के बाद काफी बदलाव वाकई में हुए हैं, उसके बाद भी इन पार्टियों की तरफ से बार बार धारा 370 की बात को लाना, क्या ये जायज है? जी देखिए, ये बिल्कुल जायज नहीं है। यहाँ धारा 370 हटने के बाद डेवलपमेंट के काम जो है वो काफी हुए हैं, और कश्मीर घाटी की अगर बात करें तो कश्मीर घाटी में भी काफी डेवलपमेंट के काम जो है वो हुए हैं। लोग चाहते हैं कि विकास हो, और खास करके युवा जो है उसको नौकरी मिले, इसी को लेकर लोग चाहते हैं। और खास करके धारा 370 से अब किसी को कोई लेना देना नहीं है। लोग चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से जम्मू कश्मीर जो पिछड़ा हुआ है, यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री लगे ताकि लोगों को रोजगार जो है मिले। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के अंदर फिल्म इंडस्ट्री जो है वो काफी ज्यादा पहले फिल्में बनती थी, लेकिन जब से आतंकवाद वहां पर अपनी चरम सीमा पर पहुंचा है, उसके बाद फिल्में बननी वहां बंद हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग प्रभावित है, खास करके आतंकवाद के ऊपर जो है लोग प्रभावित है, आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर ये पार्टियां बात नहीं करती हैं। पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, उसके ऊपर कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन धारा 370 क्योंकि इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा है, इसी वजह से धारा 370 के मुद्दे को फिर से जीवित करना चाहती हैं। और इसीलिए जो धुर विरोधी पार्टियां थी आपस में, चाहे वो पीडीपी और एनसी की बात करूं तो धुर विरोधी पार्टियां थी, अब उनको वो इस मुद्दे पर इकट्ठी हो चुकी हैं, और अब उस पर भी राजनीतिक रोटियां जो है वो सेकना शुरू हो चुकी है। जी, कांग्रेस की करे रविंद्र, तो क्या लग रहा है कांग्रेस को देश भर की जनता का साथ मिलेगा इस मसले पर? जिस तरह से अब कांग्रेस भी इस मुद्दे को बनाने की कोशिश कर रही है, क्या इस कोशिश में कांग्रेस कामयाब हो पाएगी? जी देखिए, अगर लोगों की बात करें तो लोग अब समझ चुके हैं इन पार्टियों की जो चाल है, जो लोगों को बेवकूफ बनाती रही है, चाहे कांग्रेस हो, एनसी हो, पीडीपी हो, लोग इनके बहकावे में अब नहीं आने वाले हैं। तो यही मुद्दा है कि अब लोग चाहते हैं कि विकास की बयार जो बह रही है, जो नरेंद्र मोदी ने वायदे किए हैं, उनको वो पूरा करे, और इन पार्टियां लगातार 370 के मुद्दे को लेकर फिर से आवाम के बीच में जा रही हैं, उसका जवाब इनको जरूर मिलेगा, और आने वाला समय ही अब तय करेगा कि किस प्रकार की इनकी रणनीति होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जनता की बात करें तो अब धारा 370। बिल्कुल रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि धारा 370 को एक बार फिर से मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, और महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद ही धारा 370 का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। बांद्रा कोर्ट ने यह आदेश 2 लोगों के द्वारा दायर याचिका पर दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वो हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच झगड़ा कराने की कोशिश करती है। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर टीवी तक हर जगह बॉलीवुड में कथित रूप से जारी बुराइयों के खिलाफ बोलती रही है। वह बॉलीवुड में कथित रूप से फैले ड्रग्स के जाल और भाई भतीजावाद के खिलाफ मुखर रूप से आवाज उठाती रही है। इसी के विरोध में 2 मुस्लिम शख्स ने बांद्रा कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि कंगना रनौत अपने ट्वीट के जरिए 2 समुदायों के बीच में नफरत को बढ़ावा दे रही है, जिससे न केवल धार्मिक भावनाएं आहत हुई बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में कई लोग भी इससे आहत हैं। अपनी याचिका में उन्होंने कंगना पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। कंगना रनौत के खिलाफ बांद्रा कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि उनके खिलाफ जांच की जाएगी, एफआईआर दर्ज की जाएगी। जी पल्लवी, देखिए
कंगना रनावत अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। पिछले 2 महीने से कंगना रनावत लगातार जो है अपने ट्वीट के जरिए या टीवी में इंटरव्यू के जरिए लगातार मुंबई महाराष्ट्र की सरकार पर लगातार हमलावर रही हैं। ऐसे में कंगना रनावत की बेबाकी को देखते हुए 2 शख्स ने जो है सबसे पहले मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दी थी, जिसके ऊपर कंगना के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की थी। उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया था कि कंगना रनावत जो है लगातार अपने बयानबाजी से कहीं न कहीं धार्मिक स्थिति को खराब करने की कोशिश कर रही है, हिंदू मुसलमानों के बीच आपसी झगड़े को बढ़ावा दे रही है। इसको लेकर उन्होंने शिकायत दी थी, लेकिन काफी समय गुजर जाने के बाद जब किसी तरह की शिकायत बांद्रा पुलिस ने नहीं लिया, उसके बाद उन्होंने बांद्रा पुलिस जो है कोर्ट की रुख किया और आज कोर्ट ने जो है हालांकि बांद्रा पुलिस स्टेशन पे मामला जो है दर्ज करने की बात कही है, जिसमें धारा 295 और 153 के तहत मामला दर्ज करने की जो है आदेश दे दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में मुंबई बांद्रा पुलिस जो है संज्ञान लेने की बात अब कर रही है। जी पल्लवी। प्रकाश, जिस तरह से ये याचिका दायर की गई थी और अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, इस पर कंगना रनौत की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, कंगना रनावत साफ तौर पर कहना वो डरने वाली नहीं है। आगे भी इसी तरह की जो उनकी बयानबाजी, उनका जो उद्देश्य है वो करती रही है। हालांकि वो लगातार बॉलीवुड को टारगेट करती रही है। ऐसे में जिस तरह से हमारे देश का जो किसान बिल आया था, बिल को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा था, जब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही थी। उस दौरान भी उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि ये वही लोग विरोध कर रहे हैं जो सीएए विरोध कर रहे थे। तो ऐसे में कहीं न कहीं उन्होंने फिर से एक बार जो है कहीं न कहीं जो है सरकार को घेरने की कोशिश की। हालांकि मुंबई को भी ये हमारे देश में लोकतंत्र है, यहाँ सभी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन वाकई में कई बार कंगना रनौत का जो बड़बोलापन है वो उन पर ही भारी पड़ जाता है। बातें रखना और बातें सोच समझ कर रखना, दोनों में काफी अंतर है। और वो जिस बेबाकी से बात रखती हैं, हो सकता है कई ऐसे लोग हों, कई ऐसे समुदाय हों जिनकी भावनाएं आहत होती हों, तो ये कंगना रनौत के लिए भी जरूरी है कि वो कम से कम अपनी बातों को सोच समझ कर रखें। हिमाचल प्रदेश की हम बात कर लें तो वहां पर भी किस तरह से उनको लेकर तमाम जो है बातें हुई हैं, और अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। तो ये उनके लिए भी समझना उतना ही जरूरी है कि बातें किस तरह से रखनी है। सत्य प्रकाश। देखिए पल्लवी, अभिव्यक्ति की आजादी हर शख्स को है, लेकिन कंगना रनावत जिस तरह से लगातार किसी विशेष वर्ग को टारगेट करती हैं, जैसे सबसे पहले उन्होंने मुंबई पुलिस को भी टारगेट किया। मुंबई पुलिस को साफ तौर पर उन्होंने कहा मुंबई पुलिस पर उनको भरोसा नहीं है। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार को भी उन्होंने टारगेट किया। उसके बाद कांग्रेस को भी लगातार हमलावर रही है। तो ऐसे में कंगना रनावत जो है अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के तहत जो है तमाम उस तरह के बयानों में घिरती आ रही है, जिस तरह से उनको नहीं देना चाहिए। ऐसे में एक बार फिर से कंगना रनावत की मुश्किलें बढ़ने वाली है। जिस तरह से कंगना रनावत के बयानबाजी के आधार पर ही है मुंबई मनपा ने जो है उनके जो है दफ्तर को बुलडोजर से गिरा दिया था। यही वजह है कि कंगना रनावत फिर से आक्रामक हुई है और अब जो है मुंबई पुलिस के तमाम सवालों का जवाब जो है कंगना रनावत को देना होगा। बिल्कुल, जो एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं बांद्रा कोर्ट ने, तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? कब तक ये एफआईआर दर्ज की जाएगी? और चूंकि पहले थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी, तो पुलिस कर्मियों पर क्या इसको लेकर किसी तरह से कोई गाज गिर सकती है कि तब शिकायत क्यों नहीं दर्ज की गई? देखिए पल्लवी, इसी तरह की शिकायत कंगना रनावत के खिलाफ कर्नाटक में भी दर्ज की गई थी। उसके बाद से कंगना रनावत जो है लगातार आक्रामक रही है। उसके बाद जिस तरह से मुंबई में उन्होंने इस तरह के तमाम बयानबाजी किया, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, लगातार आक्रामक रही है। उसी को लेकर जो है बांद्रा पुलिस जो है अब उनको किसी भी वक्त तलब करेगी और सबसे पहले उनका स्टेटमेंट लिया जाएगा। उसके बाद आगे की जो कार्रवाई जिस तरह से माननीय कोर्ट ने आदेश दिया है उस धारा के साथ, उस आईपीसी की धारा के तहत उनके पर कार्रवाई की जाएगी। पल्लवी बिल्कुल, तो अभी जानकारी क्या है? और ये जो 2 शख्स हैं ये कौन है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है जिन्होंने ये याचिका दायर की थी? देखिए, आसिफ नाम का बंदा है जो प्रोड्यूसर है और लगातार पिछले 10 सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करता है। ऐसे में उन्होंने कहा कि जब हम काम करते हैं, ऐसे में जब इस वक्त पिछले 2 महीने से उनका साफ तौर पर कहना कि जब हम कहीं भी मेरा काम कहीं न कहीं उलझन में पड़ जाता है या मेरा काम नहीं होता है, तो ये इसका दोष जो है उन्होंने सीधे तौर पर कंगना रनावत को बोला है। कंगना रनावत जिस तरह से लगातार बॉलीवुड इंडस्ट्री को टारगेट करते हुए आक्रामक रही है, पूरा दोष उन्होंने उनका दिया है। जी
बहुत बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है। तो बांद्रा कोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि 2 युवकों ने बांद्रा कोर्ट में ये याचिका दी थी कि सांप्रदायिकता की जो भावना है उसे भड़काने की कोशिश कंगना रनौत के तरफ से की जा रही है, और इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अब कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं कि कंगना रनौत पर एफआईआर दर्ज की जाए। देखने वाली बात रहेगी कि इस मसले पर अब कंगना रनौत की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।